हाय, दिस इज रिचा, दिस इज फेलिंग फॉरवर्ड गर्ल। आज हम टर्म शीट के बारे में बात करेंगे। टर्म शीट पहला लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको मिलता है। इसमें करीबन 15-17 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस लिखे रहते हैं। एक एक क्लॉज मैं कवर करना चाहती हूँ, इसलिए ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम शुरू के 7-8 क्लॉजेस कवर कर लेंगे और इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा जिसमें हम बाकी के क्लॉजेस कवर करेंगे। सबसे ऊपर टर्म शीट में ये बात लिखी होती है कि ये नॉन बाइंडिंग है, ये नॉन लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इस पे जो चीजें लिखी हैं उसके लिए आप किसी लीगल कोर्ट में मुझे होल्ड नहीं कर सकते, ना इन्वेस्टर फाउंडर को कर सकता है, ना फाउंडर इन्वेस्टर को कर सकता है। ये होता है नॉन बाइंडिंग। सबसे पहले आपको ये शब्द मिलेगा और आप उसी में घूम जाओगे कि व्हाट इज नॉन बाइंडिंग। और अगर ये नॉन बाइंडिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट किस बात का? इट इज समवेयर मीटिंग ऑफ द माइंड। फंडामेंटल लॉ की स्पिरिट में होता है कि मीटिंग ऑफ द माइंड नॉट वर्ड ऑफ द लेटर। लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल, बट ये साइन करना होता है, इसको ऑनर भी करना होता है, बट जनरली नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इसके बाद सबसे पहले लिखा रहेगा उसमें कि आई रिचा सिंह, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, आई एम गिविंग यू प्रांजल सिन्हा से 2 crore rupees for 10% पोस्ट मनी इक्विटी। ये जो वैल्यूएशन, कितना पैसा कितने इक्विटी के अगेंस्ट, एट व्हाट वैल्यू, ये सबसे पहली चीज उसमें लिखी होगी। वैल्यूएशन की डिटेल्स में हम लोग नहीं घुसेंगे, नहीं तो ये 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अभी हम लोग बस टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यूएशन और फाइनेंशियल डिटेल्स लिखी होती है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज इज अराउंड बोर्ड। बोर्ड क्या करता है या बोर्ड क्या होता है? सीईओ या मैनेजमेंट या शेयर होल्डर जो भी हैं, उन सबके ऊपर एक सेट ऑफ पीपल बैठते हैं, इनको बोर्ड कहते हैं। बोर्ड में कितनी सीट है ये टर्म शीट में डिफाइन होती है कि इस कंपनी के बोर्ड पे इस राउंड के बाद से 5 सीट रहेगी। उसमें से एक रिचा की रहेगी, एक प्रांजल की रहेगी, एक इसकी रहेगी, एक इस इन्वेस्टर की रहेगी, एक इस फाउंडर की रहेगी। ये क्लियरली डिफाइंड होता है। जनरली बोर्ड पे कितनी सीट होंगी और किसकी कितनी होंगी ये उस लेवल पे डिसाइड हो जाता है। इसके बाद जो आपको क्लॉज मिलेगा वो मिलेगा एफर्मेटिव लिस्ट मैटर्स। ये वो लिस्ट होती है जिसमें इन्वेस्टर्स कहते हैं कि ये काम अगर आप करोगे तब तो पक्का हमसे ओपिनियन एंड यस लेना है, नहीं तो नहीं कर सकते। ये जनरली उस टाइप की चीजें होती है कि डिसीजन टू सेल अ पार्ट ऑफ द कंपनी और डिसीजन टू एक्वायर अ ह्यूज कंपनी और डिसीजन टू टेक ऑन अ डेट या डिस्पर्स अ डेट एक्सेट्रा। बड़े डिसीजंस जो होते हैं इनको एफर्मेटिव लिस्ट में डाल देते हैं। ये सारे कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बात पे लोग आपका हाथ पकड़ेंगे और तंग करेंगे, बट अगर बात बिगड़ जाए उस दिन की तैयारी होती है। कंट्रोल मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज। इसका मतलब होता है कि आप कंपनी के बारे में जो जनरल चीजें बता रहे हो कि ये है, मैं उसकी फाउंडर हूँ, कंपनी की ये हिस्ट्री थी, वो ये करती है या नहीं करती है, वो जनरली ट्रू है, राइटली रिप्रेजेंटेड है। जनरली इस पे अगर आपने झूठ बोला या नहीं ट्रू है तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन फॉल ऑफ और देयर कुड बी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। जनरली दोनों ही नहीं होता है। अगर आप जनरली सब कुछ रियल एंड राइट बता रहे हो तो आपको रेप्स एंड वारंटी देना होता है कि जनरली ब्रॉडली आपने जो भी बताया सब कुछ सही है। द नेक्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज एग्जिट क्लॉज। जनरली आप देखोगे इन्वेस्टर्स लिखते हैं कि कंपनी मस्ट गिव अस एग्जिट इन 5 ईयर और डू अ सेकेंडरी सेल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे मैकेनिज्म लिखे होंगे। ये सब जनरली नॉन इन्फोर्स्ड क्लॉज है, कोई इन्फोर्स नहीं करता है, लेकिन हमेशा लिखा रहता है कि 5 साल में आप एग्जिट दोगे, 8 साल में हमें एग्जिट दोगे। जोमेटो के 8 साल में एग्जिट दे देगी। जोमेटो अगर बन रही है 8वें साल तो 16वें साल में बनेगी ना। कोई कंपनी 5 साल में बनती नहीं है, कोई एग्जिट देता नहीं है और कोई इन चीजों को इन्फोर्स नहीं करता, बट लिखा रहता है कि द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी विल मेक एन अटेम्प्ट। मेरे को काफी क्यूट लगता है ये सब लैंग्वेज, विल मेक एन अटेम्प्ट। व्हाट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट? राइटिंग एन ईमेल? आई डोंट नो। तो ये बहुत ही नॉन डिफाइंड लूज से क्लॉज होते हैं, बट जनरली एग्जिट क्लॉज होता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज यू विल हियर इज ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। पहली बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से फंड रेज कर रही है तब ज्यादा डॉन्टिंग या नया हो सकता है, क्योंकि कंपनी तो आपकी होती है ना, आपकी और आपके दोस्त की होती है ना। मैं बताया था ना, को फाउंडर आपके दोस्त होते हैं। तो ये 15% ऑफ द कंपनी किसी एम्प्लॉय को क्यों दी जाए? तो लेकिन ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है स्पेशली टेक एंड VC बिजनेसेस में कि आप जब पहली बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा लेते हो तब आप अग्री करते हो कि 15% शेयर आप छोड़ोगे और वो 15% शेयर को बोला जाएगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और वो 15% शेयर एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है, बहुत अच्छा टैलेंट या सीनियर टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए, उनको रखने के लिए कि कंपनी बन गई, कंपनी का मेटा बन गया तो कंपनी का जो टॉप 2nd, 3rd, 4th आदमी है उसका भी पैसा बनना चाहिए ना। इट कैन नॉट बी कि बस जकरबर्ग का बने या अगर नौकरी बन गई तो बस संजीव का बने, ऐसा नहीं है। टॉप 20-30 लोगों का लाइफ चेंजिंग मनी बनता है। तो टॉप सारे लोगों का लाइफ चेंजिंग मनी कैसे बनता है? एक्चुअली ESOP से बनता है। तो वो ESOP की बात भी पहली बार आपकी लाइफ में
टर्म शीट के अंदर ही आएगी। रिमेंबर ये सब कुछ टर्म शीट लेवल है, ये सब बहुत लाइटली डिस्कस होगा अभी। बाद में ये एक एक क्लॉज खोल खोल के 8-8 पन्ने लिखे जाएंगे एसएचए में। दैट इज वेयर द फन बिगिंस। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज आप देखोगे, लिक्विडेशन प्रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि मान लो आपकी कंपनी ने किसी से 40 रुपए फंड रेज किया है और किसी दिन आप वो कंपनी 60 रुपए में बेच दो, लेकिन उस 40 रुपए के लिए आपने कंपनी का 30% शेयर दिया होगा। अब जिस दिन आप 60 रुपए की बेचोगे, इन्वेस्टर का कितना बना? 30% ऑफ 60 रुपए, 18 रुपए। लेकिन लिक्विडेशन प्रेफरेंस या लिक प्रेफ इसको मना करता है। लिक प्रेफ कहता है कि पहले मैंने तो 40 रुपए दिए थे, पहले इन्वेस्टर को 40 रुपए जाने चाहिए। उस समय इक्विटी के हिसाब से हिसाब नहीं होगा, पहले आईएनआर टू आईएनआर हिसाब होगा कि आईएनआर में जितने पैसे इन्वेस्टर ने दिए थे कंपनी को, कंपनी उतने पैसे इन्वेस्टर को वापस करेगी। दिस इज लिक्विडेशन प्रेफरेंस 1। कई बार आप देखोगे लिक्विडेशन प्रेफरेंस 2 भी होता है। लिक्विडेशन प्रेफरेंस 2 का मतलब है कि अगर इन्वेस्टर ने 40 रुपए दिए थे तो वो इन्वेस्टर आपसे ये बोल रहा है कि आप पहले उसको 80 रुपए दोगे, बाद में किसी और का हिसाब होगा। लिक्विडेशन प्रेफरेंस 2 इज वेरी अनकॉमन। एक्सट्रीम केसेस में अगर कंपनी पैसे रेज कर रही है कि बहुत क्राइसिस में, तो ही कोई अग्री करेगा, नहीं तो फाउंडर्स भी अग्री नहीं करते। बट लिक्विडेशन प्रेफरेंस 1 इज एक्सट्रीमली कॉमन, विच बेसिकली सेज कि अगर पहले पैसे आए तो इन्वेस्टर को उसका आईएनआर शेयर तो मिलना चाहिए। फिर आप एक क्लॉज पढ़ोगे अपनी टर्म शीट में जिसका नाम होगा एंटी डाइल्यूशन। इसका मतलब होता है कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने आपको पैसे दिए 40 रुपए, आपकी कंपनी का वैल्यू 100 रुपए था, तो से मेरे को 40% ऑफ द कंपनी मिल गई, तो अगला आप मान लो फंड रेज कर लो कि जिसमें आपकी कंपनी का वैल्यू ही 60 रुपए था और आपने 60 रुपए किसी से ले लिया, तो ऑलमोस्ट 100% उसको दे दी, तो मेरा कुछ बचता नहीं है। तो बेसिकली ये कहता है कि अगला राउंड अगर लोअर वैल्यूएशन पे करोगे आप, तो मैंने जो पैसे दिए थे वो भी उसी लोअर वैल्यूएशन पे के हिसाब से मुझे शेयर मिलेंगे, पिछले एक्चुअल राउंड के हिसाब से नहीं मिलेंगे। रिवाइज होगा पूरा कैलकुलेशन। My money should also be calculated and I should get shares proportionate to if I had given you money in the next lower valuation round. That is anti-dilution. Again, extreme clause generally लगता नहीं है, but down market में लग सकता है। Drag along right. इसमें ये होता है कि if a majority shareholders agrees to sell, तो उसके पास right है, ऑप्शन नहीं, right है कि बाकी सबको भी बेचना ही पड़ेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर से मेटा में एंडरसन हॉरोविट्ज है मान लो, तो अगर वो अपना 30% बेच रहा है तो इट बेसिकली से कि बाकी सबको भी बेचना ही पड़ेगा अगर वो चाहता है, अगर वो कहता है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना, तो कभी कोई इन्वेस्टर एग्जिट कर ही नहीं पाएगा, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ये अगेन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का क्लॉज है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज रिचा फेलिंग फॉरवर्ड गर्ल से। कुछ क्लॉजेस हमने कवर कर लिए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, एटलीस्ट पहला पेज या पहला आधा पेज हमने कवर कर लिया है टर्म शीट का। Second half we'll cover in part 2, that will also come soon. Till then, if you can like and subscribe, that will be a lot of help, and have a great life ahead.